नमस्कार। आज आप स्वर संधि पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं कि स्वर संधि में पहले क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमें, फिर एक एक करके एक एक संधि की विस्तृत व्याख्या करते चलेंगे। आज आपको जो संधि हम पढ़ाएंगे उससे स्वर संधि में उत्पन्न होने वाले सारे के सारे प्रश्नों के जवाब आपके सामने होंगे। तो आइए देखते हैं स्वर संधि में कितनी संधियां हैं, किसका क्या सूत्र है और उसे हमें कैसे पढ़ना है। आइए, स्वर संधि में सबसे पहले ये बात जान लें कि स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच संधि। अब विचार यह हुआ कि स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर है कि अच एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। और अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। क्या आता है? सभी स्वर। ठीक है ना? तो स्वरों की संख्या कितनी है? 9। स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। कितने स्वर हो गए? 3, 3, 6, 3, 9। अच एक प्रत्याहार है जो अयुण के आ से शुरू हो करके और अयौच के चा तक जाता है। अतः अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वरों की गणना हो जाने के कारण ही स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है। अब स्वर संधि में कितनी संधियां हैं ये हमें देखना है, और दूसरी बात यह है कि कितनी संधियां परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर भी हमें विचार करना है। तो आइए देखते हैं। पहली संधि है आपका दीर्घ संधि, और ये संधि टीटी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा। दीर्घ संधि का सूत्र है, सारी संधियां देखेंगे और संधि का सूत्र देखेंगे। दीर्घ संधि है पहली संधि, और इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात बताने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी, इसीलिए हम आपको बता रहे। प्रश्न आपका बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से है। निम्न में से दीर्घ संधि का सूत्र है। अब वहाँ आपसे 4 ऑप्शन दे दिया, इन्हीं चारों सूत्रों में से कोई भी 4 सूत्र दे दिया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस संधि के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाएगा। तो देखिएगा सारी संधियों को और सारी संधियों के सूत्रों को। पहला आया आपका दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का सूत्र हुआ अकः सवर्णे दीर्घः। फिर बोलिएगा हमारे साथ, अकः सवर्णे दीर्घः। किस संधि का सूत्र हुआ? दीर्घ संधि का सूत्र हुआ। अगली संधि क्या है? अगली संधि है आपकी यण संधि। कौन संधि? यण संधि। अब यण संधि का सूत्र क्या है? तो बोलिएगा हमारे साथ, इको यण ची। क्या बोलेंगे? इको यण ची। अब प्रश्न हुआ कि इको यण ची सूत्र किस संधि का सूत्र है, तो आपका उत्तर हुआ कि इको यण ची यण संधि का सूत्र है। अगली संधि क्या है आपकी? अगली संधि है आपकी गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि। अब गुण संधि का सूत्र है आद्गुणः। बोलिएगा हमारे साथ, आद्गुणः। प्रश्न बनता है
कि आद गुणः सूत्र किस संधि में प्रयोग किया जाता है या किस संधि का सूत्र है, तो आप बताएंगे कौन संधि? गुण संधि। अगला आपका संधि आया वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि। कौन सूत्र है? वृद्धि रेचि। अब प्रश्न बना कि वृद्धि रेचि सूत्र किस संधि में प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर हुआ वृद्धि संधि। अगला आया आपका अयादि संधि। कौन संधि आया? अयादि संधि आया। और टेट की दृष्टि से अयाद संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सूत्र क्या हुआ? एचो अयवायावः। इसका शुद्ध उच्चारण करिएगा हमारे साथ। क्या होगा? एचो अयवायावः। तीनों को जो मिला देंगे तो बन जाएगा एचो अयवायावः। अगला आप देखेंगे संधि है आपका पूर्व रूप संधि। कौन संधि? पूर्व रूप संधि। अब पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है, तो देखेंगे पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदान्तादति। क्या सूत्र है? उच्चारण करिएगा हमारे साथ आप सब। एंगः पदान्तादति। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि एंगः पदान्तादति सूत्र किस संधि का सूत्र है, तो आपका उत्तर होगा पूर्व रूप संधि। अगला कौन संधि है आपका? पररूप संधि। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है एंगि पररूपम। क्या सूत्र है? एंगि पररूपम। अब प्रश्न क्या बना कि एंगि पररूपम सूत्र किस संधि का सूत्र है, तो आपने उत्तर दिया पररूप संधि का। पररूप संधि का सूत्र कौन सा है? एंगि पररूपम। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। कौन कौन सी संधियां स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ी जानी है और कौन कौन से इसके सूत्र हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, या आप चाहें तो इसे अपना कॉपी में नोट करते चलिए। ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और एक विशेष प्रकार की एक नोट्स आपकी बन जाएगी। तो ये सब बातों का भी ध्यान आप रखते चलेंगे। अब मैं इसे मिटा करके और एक एक संधि पर विस्तृत चर्चा करते चलेंगे। तो आइए, सबसे पहले आज आप पढ़ेंगे कौन संधि? दीर्घ संधि। कौन संधि पढ़ेंगे आप? दीर्घ संधि पढ़ेंगे। अब जो दीर्घ संधि है, इस दीर्घ संधि में सूत्र आया आपका अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः जो है आपका सूत्र लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें तीन चीजें आई। कितनी चीजें? तीन। इसको अलग अलग देख लेते हैं। पहला है आपका अक, दूसरा है आपका सवर्ण और तीसरा है आपका दीर्घ। अक, सवर्ण और दीर्घ, इन तीन तत्वों से मिलकर बना है अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है ना? अब अक क्या है इसको पहले जान लेते हैं। तो अक एक प्रत्याहार है। क्या है मित्रों? अक क्या है? एक प्रत्याहार है। ठीक। अब ये बात हो गई कि जब ये अक एक प्रत्याहार है तो इस अक प्रत्याहार में आता क्या है? तो अक प्रत्याहार के वर्ण हैं आ, ई, उ, री और री। यानी सारे के सारे जो पांचों स्वर हैं ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या कितनी हुई? 5। ये 5 ह्रस्व स्वर हैं
इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। और ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा शब्द आया आपका सवर्ण। अब सवर्ण का मतलब क्या है? तो सवर्ण का मतलब यह है कि उच्चारण स्थान की साम्यता जिसमें होती है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। कैसे? जैसे आपने कहा, पहला सूत्र है उच्चारण स्थान का आपका, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। क्या होगा? बोलिएगा हमारे साथ आप सब भी। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो कंठ उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? पहला आया आ। तो आ का मतलब ह्रस्व आ अकेले नहीं, ह्रस्व आ के साथ में दीर्घ आ भी माना जाता है। अतः उच्चारण स्थान की सादृश्यता के कारण जिनका उच्चारण स्थान सदृश है, एक ही जगह से उच्चरित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सवर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? सवर्ण कहते हैं। अतः सवर्ण कौन हुआ? आ की जगह आ, ई का ई, ऊ का ऊ, री का री, री का री हुआ। इनकी भी संख्या हुई 5। बात समझ में आया? अब ये तीसरा तत्व दीर्घ क्या है? दीर्घ माने बड़ा। दीर्घ माने बड़ा। बड़ा कैसे? जैसे आ ह्रस्व है, इसमें आ ह्रस्व जोड़ दिया दोनों को, तो क्या हो गया? दीर्घ आ हो गया। तो दीर्घ का मतलब बड़ा रूप आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बड़ा रूप कह सकते हैं। अब दीर्घ संधि का एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। आप इसको देख लें। आक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, आ, ई, ऊ, री, री। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों को सवर्ण कहा जाता है। अतः आ की जगह आ, ई का ई, ऊ का ऊ, री का री और री का री हो गया। तीसरी बात आई आपकी दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा। जब 2 मात्रा जुड़ जाती है तो वो क्या बन जाता है? दीर्घ बन जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे चलें। धन्यवाद। आगे चलिएगा। ठीक है। अब इस पर हम आपका एक छोटा सा नियम बना देते हैं और इसी को आप फॉलो कर लेंगे तो आपका और सरल हो जाएगा। जैसे आपने लिखा आ धन आ बराबर आ, ठीक है ना? अब आपने लिख लिया ई धन ई बराबर ई। समझ में आ रही बात? अब आपने रख लिया उ धन उ बराबर ऊ, ठीक है ना? अब इसको आप लिखते चलिए। अभी इसकी व्याख्या हम कर देंगे, बहुत सहजता से समझ में आ जाएगा आपको। फिर आपने लिखा री री धन री री बराबर दीर्घ री, और री धन री। तो इसका दीर्घ नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और इसकी जगह भी क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ह्रस्व या दीर्घ आकार के बाद में अगर ह्रस्व या दीर्घ आकार आता है तो उसकी जगह आकार का दीर्घ रूप आ हो जाएगा। छोटी ई या बड़ी ई के बाद में
अगर छोटी ई या बड़ी ई आता है तो उन दोनों के स्थान पर बड़ी हो जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटी री या बड़ी री के बाद अगर छोटी री या बड़ी री आता है तो उन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा? दीर्घ री हो जाएगा। और री के बाद अगर री आता है या री आता है तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? दीर्घ री हो जाएगा। क्यों? इसका उत्तर दीजिएगा कि इसकी जगह री क्यों हो जाएगा। आप सब उत्तर दीजिएगा और कमेंट में उत्तर भेजते रहिए कि री की जगह भी री क्यों हो जाएगा, कारण क्या है। तो इसको हम बता देते हैं आपको, तब तक आप उत्तर हमें भेजिए। ये है कि री और री वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। क्या होती है? री और री वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। बात समझ रहे हैं? री और री की क्या होती है? परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। कई बार ये आपसे यही प्रश्न पूछा गया है कि री और री वर्ण परस्पर क्या होते हैं? सवर्ण होते हैं, या किन दो विभिन्न वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है? तो वहाँ पर आपका उत्तर होगा री और री। अब आपने ये पूरा ग्राफ समझ लिया। ह्रस्वकार या दीर्घाकार के बाद ह्रस्व या दीर्घाकार होगा तो दीर्घ आकार हो जाएगा, और यही नियम सारे स्वरों के साथ लगागा। तो आइए अब एक एक की व्याख्या करते चलते हैं और देखिएगा आप कि संधि इतना सरल हो सकता है, इसका आपने अनुमान भी नहीं किया होगा। तो समझिएगा हमारे साथ। अब हम इसे मिटा देते हैं और अब एक एक व्याख्या करते चलते हैं। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले आप एक उदाहरण हल करेंगे। क्या? देवालयः। जैसे एक शब्द मिला आपको, क्या मिला? ध्यान से देखते चलिएगा। देवालयः। अब जब आपने इसका विच्छेद किया तो पहला पद बन गया आपका देव और दूसरा पद बन गया आपका आलयः। बात समझ में आया? अब आप ये ध्यान देंगे कि इन दोनों में संधि कहाँ हो रहा है, तो इसको एक बार और सरल कर लें आप तो समझ में आ जाएगा। देखिएगा, आपने किया देव, वा में हलंत हुआ तो देव में जो अंतर्निहित आ है वो बाहर आ गया, तो ये बन गया देव धन आ। इसके बाद क्या है? आलयः का बड़ा आ है, और उसके बाद क्या है? लयः। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये देव धन आलयः बना। देव का जो वा है इसमें आ है कि नहीं है? कैसे? जैसे ये का जो है ये किससे बना है? क धन अ बराबर क। ठीक है ना? हलंत्य व्यंजन मूलतः हलंत्य होता है और उसमें आ लगता है तब उसका उच्चारण होता है। तो इसलिए देव का आ हमने अलग कर लिया और आलयः का आ अलग कर लिया। अब आप देखेंगे कि अका सवर्णी दीर्घ का सूत्र कहता है कि अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जब पहले पद के अंत में भी हो और दूसरे पद के पूर्व में भी हो, यानी दोनों पद, ये पद का अंत यहाँ हो रहा है इस आ पर, और आलयः ये पद यहीं से शुरू हो रहा है। अब क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो ये देव का आ और आलयः का आ, इन दोनों की जगह पे एक दीर्घ हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह क्या आया?
बड़ा आ गया। बात समझ में आ रही है? इस देव के आ और आलयः का आ जब दोनों मिल गया तो क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। बन गया ना? अब आगे देखिएगा, अब इसको फिर मिलाएंगे तो कैसे बनेगा? अब आपका ये रूप बन जाएगा कि देव धन आ धन लयः बना। भाई ये देव देव ही है, इन दोनों की जगह एक दीर्घ आ हो गया और ये लयः बचा रहा। अब देव जो हलंत वा है इसमें बड़ा का मात्रा लग गया तो क्या बन गया? ये देवा बन गया। बन गया और ये लयः ला करके आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका? देवालयः। क्या बन गया आपका? देवालयः बन गया। बात समझ में आया आपको? अब ये आ वाला था, ठीक है ना? अब इसी तरह से आप ई वाला भी उदाहरण हल करेंगे, ठीक है ना? जैसे आपने एक उदाहरण हल किया कपीसः। क्या हल किया आपने? कपीसः। मान लीजिए ये आपका एक शब्द आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? पहला पद होगा आपका कपि और दूसरा पद होगा ईशः। बात समझ में आया? अब इसको हम और सरल कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा कप धन ई धन ई धन शाह। बना कि नहीं बना? ये ई कहाँ से आया? ये कपि के ई, पा में ई की जो मात्रा थी इसको हमने अलग कर लिया और ईसा का ई भी अलग कर लिया। अब इन दोनों कपि के ई और ईसा के ई, यानी ह्रस्व ई यहाँ मिल रहा है और यहाँ क्या मिल रहा है? दीर्घ ई मिल रहा है। इन दोनों की जगह क्या होगा? एक दीर्घ ई हो जाएगा। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब आप देखेंगे अब क्या रूप बनेगा आपका? कप धन ई धन शाह। बन गया कि नहीं बन गया? क्यों? क्योंकि ये ई दोनों ई की जगह पे बड़ी हो गया। अब पा हलंत किया था, इसका ई निकाला था तो कप ई और यहाँ क्या बचा? शाह बना गया। अब इस पा में ई की मात्रा लग गया तो क्या बन गया आपका? कपि। बना कि नहीं बना? पा में ई की मात्रा लगा तो ये क्या बन गया? कपि। और ये शाह बचा था यहाँ पर, इसको आपने जोड़ दिया तो ये बन गया फिर से आपका कपीसः। दोनों बात समझ में आ गई? अगला देखिएगा, आ वाला हो गया और ई वाला हो गया। अब कौन देखेंगे आप? ऊ वाला देखेंगे। कौन वाला? ऊ वाला देखेंगे। कैसे? जैसे एक शब्द आया आपका भानुदयः। क्या आया? भानुदयः। इसको जब आप अलग करेंगे तो क्या बनेगा आपका? दो विच्छेद करेंगे तो दो पद क्या बनेंगे? पहला पद बनेगा आपका भानु और दूसरा पद बनेगा आपका उदयः। बन गया। अब इसको और सरल कर लीजिए समझने के लिए। तो आपने क्या कर दिया? भान कर दिया। तो भान कर दिया तो भान के ना में जो ऊ है ये बाहर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब फिर उदयः का ऊ है यहाँ मिल रहा है, फिर इसको दया हमने अलग कर दिया। बात समझ में आया? अब ये जो भानु का ऊ है इसके बाद उदयः का ऊ मिल रहा है। मिल रहा है ना? आकाश वर्णे दीर्घा सूत्र लग रहा है। अतः इन दोनों ऊ की जगह पर क्या हो गया? एक बड़ा ऊ हो गया। क्या हो गया? बड़ा ऊ। भानु में छोटा ऊ से उल्लू, उदयः में छोटा ऊ से उल्लू। जब दो उल्लू मिल गए तो कौन बन गया? बड़ा ऊ बन गया। बन गया ना? और जब ये बड़ा ऊ बन गया तो अब आपका रूप बन गया भान
धन ऊ धन, ये दया बचा है ना, यहाँ इसको इसी तरह रख दिया तो भान ऊ दया बना। और जब हमने भान के नाम में बड़ा ऊ की मात्रा लगाया तो ये बन गया भानु, बना कि नहीं बना। और दया को इसी तरह हमने रख दिया, अब आपका ये संधि रूप बन गया क्या, भानु दया। क्या बन गया, भानु दया बन गया। तो अभी आपने यहाँ पर आ का देखा, देवालय में कैसे दीर्घ हुआ, फिर आपने ई वाला रूप देखा, कपीसा में कैसे दीर्घ हुआ, और अंत में आपने देखा कि ऊ वाला कि भानु, भानु दया, भानु और उदया से कैसे बना। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत सरल तरीका है जिससे आप संधि को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे जब आप चलेंगे तो आगे आप संधियां पढ़ते जाएंगे और उसके बाद सारी चीज़ें आपके लिए सरल होती जाएंगी, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अगली संधि पढ़ेंगे और अगली संधि में आप देखेंगे कि री के बाद री कैसे होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, अंतिम वाला लिखा रहने देते हैं। अब री की जगह दीर्घ कैसे होता है इसको आप देखेंगे, ठीक है ना। तो री की जगह दीर्घ कैसे होगा, जैसे आपने एक शब्द लिखा क्या, होत्रिकारः, क्या शब्द लिखा, होत्रिकारः। और एक बात जान लीजिएगा, यूपीटीटी में कई बार पूछा गया है तो पूछा जा सकता है, इसलिए गंभीरता से विचार करिएगा। अब होत्रिकारः जो आपका ये शब्द है, इसको आपने दो भागों में विभक्त किया। तो ये पहला विभाग हुआ आपका होत्री और दूसरा क्या बना, ऋकारः बन गया, होत्रिधन ऋकारः बन गया। अब इसको और सरल करेंगे आप तो स्पष्ट हो जाएगा कि पहले हुआ होत, फिर री, फिर री, फिर कारः, हुआ कि नहीं हुआ। होत्र में जो री था उसको हमने बाहर निकाल लिया और ऋकारः का री बाहर निकाल लिया। इन दोनों री की जगह पर एक दीर्घ री आदेश हो गया। क्या हो गया, दीर्घ री आदेश हो गया। तो आपका बना रूप क्या बना, होत धन दीर्घ री धन कारः, ये बना कि नहीं बना। अब इस ता में दीर्घ री लगा देंगे तो आपका बन जाएगा होत्री, ये दीर्घ री हो गया। और उसके बाद कारः को उसी तरह जोड़ दिया आपने तो क्या बन गया आपका, होत्रिकारः बन गया ना। क्या बन गया, होत्रिकारः। अब इसमें आपका पूरा संधि हो गया